भाग 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 भाग। अरे 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 राज, बोला राज। अरे अरे भाग 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 भाग। अरे 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 भाग 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 भाग। खेल खेल में किसी दुर्घटना का हो जाना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अमरावती महाराष्ट्र 2014। 8 साल के दीपू को खेल खेल में गेंद लगी और गहरी चोट लग गई, और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ तो ऐसे गहरे जख्म लगे कि सारा अमरावती थर्रा उठा। अवी, ए अवी, अवी, कुठे गेला हा मुलगा? ये दरवाजा किसने बंद किया? अवी, अवी, यहाँ पे क्यों बैठा है? भूख नहीं लगी तुझे? चल खाना खाते आजा। क्या हुआ है? चल आजा। अरे आ ना, यहाँ पे क्यों बैठा है तू? आजा, भूख नहीं लगी तुझे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ है तुझे? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ क्या हुआ बेटा, बोल ना। हाँ क्या हुआ? हाँ नाही, अरे बाबा असतील। काय मुलगा? या अविनाश, कैसा आहेस? हाँ तेरे लिए क्या लाया? बिस्किट खाएगा ना? गुड, अच्छा प्यारा बच्चा। ए सुरभि, हाँ अगर जरा पानी घेऊन ये। ओए आले आले। अरे दरवाजा क्यों लगा रहा है? कितनी गर्मी है बाहर। सुबह से ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ इसे। क्या हो गया बाबा? हाँ अरे आई काय? दरवाजा नहीं उघडायचं? काय चाललंय याचं? पीछे हट, पीछे हट। चल बच्चे को लेकर अस्पताल जा। यहाँ रहा गणेश, तेरा बच्चा ठीक नहीं होने का। जा भाऊ। चलो चलो। याद रख, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है तूने। हिसाब बराबर करूंगा मैं। ठीक है हिसाब बराबर करूंगा। जा हॉस्पिटल, जा हॉस्पिटल। सुरभि, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। सामान लिया अपने सब? हाँ। इसका ख्याल रखना। नहीं, उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा उसको, गलती से लग गया उसको। तू चुपचाप खा बरं। आई, मैं 1 हफ्ते से स्कूल भी नहीं गया। स्कूल तो क्या, मैं घर के बाहर भी नहीं गया। आज मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? प्लीज आई, थोड़ी देर। ठीक है जा, लेकिन दूर मत जाना, घर के बाहर ही खेलना। हाँ और जल्दी आना। अवी, ए अवी, बेटा अभी को देखा कहीं? नहीं, पता नहीं काकी। कहाँ गया ये? सुरभि, ओ सुरभि, सुरभि, मिला? नहीं, अब ढूंढो ना उसे। मिला क्या? हाँ आओ, बोला ना। नहीं, क्या करेंगे? वो धमकी देके गया था,
ये सब बराबर करेगा, कहीं उसने कुछ कर तो नहीं दिया? हाँ? खोल, दरवाजा खोल। अभी किधर है मेरा? क्या है? अभी किधर है मेरा? अरे रुक, नहीं है इधर बेटा तेरा। अरे तेरा मर्द किधर है? मरद किधर है मतलब? कहाँ पे क्या है? तेरा आदमी धमकी देके गया था ना, मेरे बेटे को छुपा के रखे तूने अंदर। दिखा मुझे। अरे यहाँ नहीं है तेरा बेटा, नहीं है तेरा बेटा, बोला ना एक बार। देख, जो भी हुआ मैं माफी मांगती हूँ। जा यहाँ से, मेरे पास तेरा बच्चा नहीं है, समझी क्या? देख, मुझे मेरा बेटा सीधी तरह से दे दे। देख, मुझे रुक यहाँ पे, बड़ी आई। खोल, खोल ना। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 44,000 बच्चे लापता हो जाते हैं। अपने बच्चे को खोने का गम क्या होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशोक और सुरभि बदहवास अपने बच्चे को गली मोहल्ले में खोज रहे थे, और इस बदहवासी और डर के पीछे उस धमकी की लटकती तलवार भी थी जो किशोर नाम का शख्स उन्हें दे गया था। घर के सामने खेल रहा था साहब। तुम कहाँ थे? सब मैं तो फैक्ट्री चला गया था सब, लेकिन मैं घर से निकलते वक्त वो तो घर में सब खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद वो बाहर खेलने के लिए गया था साहब। आधे घंटे बाद मैंने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने आसपास भी पूछा, पूरे गली में देखा साहब, मगर वो कहीं नहीं है। वो धमकी देके गया था। कौन? साहब वो अपने बस्ती में रहता है, वो किशोर साठे साहब। उसके बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, याद रख। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है तूने। चलो मरद कहाँ तेरा? साहब फैक्ट्री गए। घर कब आता है? देरी से आता है, एक्स्ट्रा शिफ्ट है ना उसका। साहब इसका बेटे ने मेरे बेटे का आँख फोड़ दिया, ऊपर से यहाँ पे आके राड़ा करती है। मेरी राड़ा करती है? मेरे अभी को अंदर छुपा के रखे तूने, मुझे मालूम है। हाँ साहब, हाँ। एक मिनट, सबसे पहले राड़ा तेरे मर्द ने किया, इनके घर जाकर धमकी तेरा मर्द दे के आया। अब इनका बच्चा खो गया है तो शक किस पर करूं? साहब हम घर में आदमी है, किसी का बच्चे को लेके क्या करेगा? मोबाइल है उसके पास? हाँ साहब। नंबर बोलो। 98। The number you have called is currently not reachable. सर ये तो नॉट रीचेबल। फैक्ट्री जाकर पता करो। किशोर साठे कहाँ है? किशोर साठे साहब आज वो नहीं आया। कल आया था? देखता हूँ साहब मैं। देखो। हाँ साहब कल आया था। उसका कभी किसी से कोई झगड़ा फसाद या मारपीट? नहीं सर। स्वभाव कैसा है उसका? थोड़ा सा खिसका हुआ आदमी है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और हमेशा ही टेंशन में रहता है। साहब वो ये नागरे इसी के साथ काम करता है। नागरे एक मिनट आ। सलाम। किशोर साठे कहाँ है? मालूम नहीं साहब, आज नहीं आया हो। अच्छा, इधर भी कोई तुम्हारी उससे बातचीत हुई है क्या? हुई थी साहब, कल बात हुई थी। उसके बच्चे की आंख को चोट लगी हुई है साहब, बहुत गुस्से में था साहब। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, छोड़ूंगा नहीं मैं उस पिल्ले को। थोड़ा सनकी है साहब, बहुत जल्द खोपड़ी गर्म हो जाती है साहब उसकी। जाओ। किशोर साठे की कोई तस्वीर है? हाँ सर देता हूँ मैं, ये सर। सर किशोर आज फैक्ट्री नहीं गया है, कहाँ गया है किसी को कुछ पता नहीं। मतलब उसकी बीवी ने झूठ बोला? हाँ सर, मेरी बात फैक्ट्री वर्कर से भी हुई है। वो कह रहा था कि किशोर ने बच्चे को लेकर कुछ परेशान सा चल रहा था और कोई हिसाब बराबर करने की बात कर रहा था। और सर मैं ये सोच रहा था कि अगर इस केस में किशोर का कोई हाथ नहीं है तो कहीं ये मामला फिरौती का तो नहीं? नहीं आपने, ये मामला फिरौती का नहीं है, क्योंकि फिरौती देने की औकात इस परिवार की नहीं है। इधर पुलिस आई थी, मैं निकल रही है। चल होकर। किशोर फरार था और अब उसकी बीवी भागने को तैयार। ये माजरा क्या था समझ पाना मुश्किल था। हालांकि तर्क की सुई निरंतर इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हो ना हो बदले की आग में किशोर ने बच्चे को अगवा कर लिया
और अब जब पुलिस की तहकीकात शुरू हुई तो पूरा परिवार भागने पर है। कानून से भागना तो नामुमकिन है ही, लेकिन अपने आप से भागना भी बेहद कठिन, मन परछाई की तरह पीछा करता है। इसीलिए तो सुरभि के मन में बैठा अविनाश रह रहकर उसे पुकार रहा था। ए सुरभि, सुरभि सुन ना, सुरभि अपना अविनाश है ना सुबह तक आ जाएगा। हेलो, किधर? अभी नहीं है। सर, बॉडी को इधर लाते किसी ने नहीं देखा। शायद हो सकता है ये कांड रात में हुआ हो, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये जानवरों का हमला है। नहीं आपटे, ये काम जानवरों का नहीं है, क्योंकि बॉडी टुकड़ों में नहीं मिली है। बॉडी में से आंख भी निकाल ली गई है। इस किशोर साठे को पकड़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। उसकी औरत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन उसका मायका नासिक में है। हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं। इस किशोर साठे का मिलना बहुत जरूरी है। अविनाश मिल गया, लेकिन सबको दहला गया। अपने माँ बाप को बिलखता छोड़ गया। पुलिस का मानना था कि यह किसी जानवर का काम नहीं बल्कि किसी इंसान की करतूत है। पर क्या इंसान इतना अमानवीय हो सकता है? शायद इंसान ही इतना अमानवीय हो सकता है। अगर यह हत्या थी तो किसने की थी यह हत्या? किशोर ने। किशोर अब भी फरार था और पुलिस उसे चप्पा चप्पा तलाश कर रही थी। मेरे को मेरे बच्चे की कसम है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। धमकी तूने दी थी ना? हाँ साहब, धमकी मैंने दिया था साहब, मैं कबूल करता हूँ साहब। अभी आप ही बताओ साहब, मेरे बेटे की जगह अगर आपका बेटा होता, उसके अगर किसी ने आंख फोड़ी होती, आपको गुस्सा आता कि नहीं साहब? मेरे को भी गुस्सा है साहब, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब, कसम से नहीं मारा। फिर तू भागा क्यों? हाँ, तू भागा तो भागा, तेरी घरवाली भी भाग गई। दोनों साथ मिलकर कांड करते हो और यहाँ का ड्रामा करता है। नहीं साहब, मैं तो औरंगाबाद गया था साहब। क्यों? वो फ्री का ऑपरेशन होता है साहब, आँख का। मेरे दोस्त का कोई डॉक्टर पहचान वाला है, उसको मिलने गया था साहब। ये कहानी मत बना। अगर हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल में जाके पूछताछ कर ली ना तो सब सच पता चल जाएगा। पूछो साहब, जिसको पूछना है पूछो, वहाँ डॉक्टर चौहान है साहब, वहाँ पूछ लो साहब। फिर तेरी बीवी क्यों भागी? अरे वो अशोक और उसकी औरत मेरे घर पे आके झगड़े कर रहे थे साहब, उसके बाद आप लोग आ गए। मेरी बीवी डर गई साहब, इसलिए दीपू को लेके कोल्हापुर चले गई। उसकी बहन रहती है वहाँ पे। उस बच्चे की लाश मिली है, लाश। तेरे बच्चे की एक आंख गई, बदले में तूने दोनों आंख ले ली। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने उसको नहीं मारा। मैं मेरे बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ साहब, मैंने नहीं मारा।
मेरा बेटा। काकी में नितिन। सर, औरंगाबाद की पुलिस ने जांच करने के बाद बताया है कि किशोर साठे नाम का शख्स निर्मल आई हॉस्पिटल में किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलने आया था। मतलब ये किशोर साठे सच बोल रहा है? हाँ सर, और इसकी बीवी नासिक नहीं बल्कि अपनी बहन के यहाँ कोल्हापुर गई है। बड़े ताज्जुब की बात है। अगर इस किशोर साठे ने बच्चे को नहीं मारा तो किसने मारा और क्यों? बच्चे की खरीद फरोख्त भी हो सकती थी, फिर मौत ही क्यों, वो भी इतनी गहरे में? सुराग की एक लकीर कुछ दूर चलकर मिट गई। शक की सुई किशोर की तरफ इशारा करती हुई वापस लौटकर अपने स्थान पर आ गई। एक बार फिर से पुलिस को शुरू से शुरू करना पड़ा, नए रास्ते पर चलना पड़ा। लेकिन पुलिस को मालूम था कि सबूत सामने है, बस जटिलता की धुंध उसे घेरे हुए है। अविनाश की लाश से बड़ा सबूत क्या होगा? और फिर वो जहां मिला वो तालाब, उस रास्ते ही तो अपराधी आया होगा। आपने उस बच्चे ने लाश को यहीं से देखा था ना? हाँ सर, यहीं से देखा था। ये जमीन देख रहे हो? हाँ सर, लेकिन यहाँ पर इतने घास है और पथरीली जमीन है तो पैरों के निशान मिलना मुश्किल है। पैरों के निशान तो यहाँ थे ही नहीं, क्योंकि बॉडी को यहाँ से नहीं, वहाँ वो झाड़ियों के बीच में तो जमीन दिखाई दे रही है ना? हाँ सर, वहां से फेंका गया है। ये जमीन देख रहे हो? हाँ सर, लेकिन ये तो बिल्कुल सपाट है। सपाट थी नहीं, बनाई गई है। हाँ सर, यहाँ दो चार निशान है कुछ चौकोर से। ये क्या है सर? रेक्सिन का टुकड़ा। सर, ये तो सीट्स या सोफा में लगाए जाते हैं। कातिल जो कोई भी था बड़ा होशियार था। लाश को यहाँ फेंकने की पूरी तैयारी करके आया था। वो सपाट पतरे से चल के आया, लाश को लेकर लाश को फेंका और फिर उल्टे पांव उसी पतरे के ऊपर चलकर निकलकर वो गया, वो भी बिना पाँव के निशान छोड़े। समझ लो उसके पास एक सपाट सा पटरा था और वो पटरा इसी ब्लू रेक्सिन से ढका हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे पर हमला किसी जानवर ने नहीं किया, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक किसी जीव ने। मतलब? इंसान। बच्चे को गला दबा के मारा गया, उसकी आंखें किडनी दोनों निकाल ली गई, वो भी सर्जिकल ब्लेड से। सर्जिकल ब्लेड्स? अब तो ये केस बड़ा जटिल होता जा रहा है। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी है। हाँ सर। ये अपराध किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे सर्जरी की समझ है। ऑर्गन निकालने के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, नफरत, बदला, इससे भी कुछ बड़ा। हाँ सर, अब तो ये किशोर वाली बात भी कंफर्म हो चुकी है। मुझे तो ये मामला ऑर्गन ट्रैफिकिंग का लगता है। अच्छा, अमरावती में कितने हॉस्पिटल होंगे? छोटे बड़े कुल मिलाकर कोई दर्जन भर। इन सभी हॉस्पिटल में जाओ और पता करो हाल फिलहाल में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस आया कि नहीं। ओके सर। एक केस आया तो था, पर वो आंखों की पुतलियों का, बट उस केस में पेशेंट की मां ही डोनर थी। अनफॉर्चुनेटली 2 रोज पहले उनकी डेथ हो गई। आप चाहें तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बच्चे की सर्जरी जरूर हुई है, वो भी सर्जिकल ब्लेड से। सर, मैं कुछ समझा नहीं। इस इलाके में जितने भी केमिस्ट हैं, सबसे पता करो कि हाल ही में किस केमिस्ट से वो 3 सर्जिकल ब्लेड खरीदे गए, ऑर्गन कहीं भी ले गए हो। लेकिन उस मासूम शरीर के साथ तो बेरहमी यही हुई है, इसी अमरावती में। एक बार गांव में दोबारा जाकर देखते हैं, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए।
अरे बेटा इधर आओ। आप लोग अविनाश को जानते हो ना? जी। अच्छा बेटा, उस दिन अविनाश के साथ क्या हुआ था? मैं, अविनाश और अनमोल खेल रहे थे, उसके बाद मैं और अनमोल चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, किसी अनजान आदमी को अविनाश के साथ कभी देखा था? हाँ, एक चॉकलेट अंकल थे। कौन चॉकलेट अंकल? वो अविनाश को चॉकलेट देते रहते थे। तुमने कभी उसे देखा? नहीं। तो फिर कैसे पता? अविनाश हमें बताता था। आप लोग किसी चॉकलेट अंकल को जानते हैं? नहीं साहब। अविनाश ने कभी जिक्र नहीं किया? नहीं। यहाँ पर अविनाश का सबसे करीबी और पक्का दोस्त कौन है? साहब हम गरीब लोग हैं, हमको छोड़ दो साहब। ये मेरा बेटा, उसकी आँख फूट गई साहब। बेटा ये अविनाश तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना? हो साहब, उसने मुझे जान के नहीं मारा था, वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने किसी चॉकलेट अंकल के बारे में तुम्हें बताया? हाँ, उसने बताया कि वो चॉकलेट अंकल उसे रोज चॉकलेट देते थे। दीपू। हाँ अविनाश, ये देख चॉकलेट। वाह, चॉकलेट किसने दी है? अरे वो चॉकलेट अंकल है ना, उन्होंने दी। ले तू भी खा। और अपने ऑटो में घुमाने भी ले जाते थे। ऑटो में? तुमने कभी उसे देखा? नहीं, वो यहाँ पे साइकिल पंचर वाले के वहाँ उसे छोड़ देते थे। वो उधर रोकता था ऑटो, बच्चा उतरा, ऑटो निकल गया। कभी ऑटो वाले की शक्ल देखी है? नहीं साहब, ड्राइवर तो कभी ऑटो से उतरता ही नहीं था। अच्छा, ऑटो का नंबर या कोई और खास बात याद है तुम्हें? नंबर तो नहीं साहब याद, पर ऑटो के पीछे एक गरुड़ का चित्र है। ऑटो पे गरुड़ का निशान, ये सबसे बड़ा सुराग है आपने हमारे लिए। बस जरूरत है तो उस ऑटो ड्राइवर से जुड़ी किसी जानकारी की, और अगर ये वही आदमी है जिसने कांड किया है तो बाकी सारे सबूत भी इससे जुड़ते नजर आएंगे। सर, उस सर्जिकल ब्लेड्स के बारे में बेहद जरूरी जानकारी मिली है हमें। बापट रोड पे कॉमन मेडिकल है, उसका केमिस्ट बोल रहा था कि उसके दुकान से ये ब्लेड्स खरीदे गए हैं, और खरीदने वाले की एक खास बात भी उसने बताई। साहब, हल्की सी दाढ़ी थी उसकी, डॉक्टर का पर्चा था, माँ का ऑपरेशन होना था, 3 सर्जिकल ब्लेड लेके गया वो। डॉक्टर का नाम था उस प्रिस्क्रिप्शन पे? हाँ, डॉक्टर महात्रे। और कुछ? साहब वो ऑटो ड्राइवर था, अपने ऑटो में ही आया था, बात बात में एक ही बात दोहराता, समझा कि नहीं समझा? मैंने कहा था ना आपने, एक कड़ी मिलेगी और बाकी सारी की सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आएगी। उस पंचर वाले ने उस बच्चे को ऑटो से उतरते हुए देखा। केमिस्ट की दुकान में भी एक ऑटो वाला गया था, मतलब एक ऑटो है और एक ऑटो वाला है। सर, इस अमरावती शहर में कुल 3 ऑटो स्टैंड हैं। तो फिर पता लगाओ किस ऑटो में गरुड़ का निशान है, कौन केमिस्ट की दुकान में गया था और किस ऑटो वाले की उस 8 साल के बच्चे से दोस्ती थी। ये गरुड़ का निशान हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत है। सर, हम इस आदमी को ढूंढ निकालेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले कामत हॉस्पिटल चलते हैं। सर, पिछले 3 दिनों से यहाँ कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ, और हमारे सर्जन भी पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पे है। जिस प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर उस आदमी ने 3 सर्जिकल ब्लेड खरीदे, उस पे किसी डॉक्टर मात्रे का नाम लिखा था। कुछ 2 साल पहले यहाँ डॉक्टर मात्रे काम करते थे। इस ऑटो वाले ने झूठी प्रिस्क्रिप्शन पे 3 ब्लेड खरीदे। इस बात से ये शक तो पक्का हो जाता है कि ये ब्लेड उसने अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि अपराध को अंजाम देने के लिए खरीदा था। अपना आरोपी यही है आपने। एक काम करो, पूरी ताकत लगा दो और इस ऑटो रिक्शा को ढूंढो। ऑटो के साथ साथ ये गुमनाम आरोपी भी मिल जाएगा। नहीं साहब, गरुड़ वाला ऑटो तो ये स्टैंड पे तो नहीं है। क्या हुआ, कुछ हाथ लगा? हमने तीनों ऑटो स्टैंड पे देखा है, लेकिन वो गरुड़ वाला ऑटो हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। सर, लगता है कि अपराध करके शहर से बाहर निकल गया है। ये भी तो हो सकता है उसने ऑटो कहीं छुपा दिया, ये ऑटो की काया पलट कर दिया। हमें उस ऑटो को नहीं, ऑटो ड्राइवर को ढूंढना होगा। लेकिन सर, अभी तक उसको किसी ने देखा भी नहीं। उसे देखा भी है और सुना भी है। याद है उस केमिस्ट ने क्या कहा था? बात बात में समझा के नहीं समझा बोलता है। राइट सर, बिल्कुल ये कहता था। आपने वो आदमी यही ऑटो चलाता था, और अगर वो ये शहर छोड़कर कहीं चला गया तो कोई तो होगा जो उसे जानता होगा। अभी इस वक्त हमें उससे ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अरे यार, आजकल किसी भी ऑटो में बैठो, ड्राइवर ऑटो कम चलाता है, उसकी जबान ज्यादा चलने लगती है। मेरा बेटा ये करता है, मेरी आई, मैं ये, मैं वो। हाथ में हैंडल, नजर सड़क पे है, लेकिन जबान बड़बड़ 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 है कि नहीं बाबू? हाँ, अभी परसों ही एक मिला था बापट रोड पे। क्या आदमी था, हर बात में समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। अरे मैं समझू या ना समझू, तुमसे मतलब। गांधीनगर आ गया साहब। हाँ, बस 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 रुको।
ऑटो। क्या भाई, कहाँ से हो? मैं नासिक से है साहब। आप किधर से? मैं पुणे से। इधर क्या करते साहब? मैं वो ठेकेदारी करता हूँ। भाई भी 3 साल पहले ठेका लेता था सातारा में। अरे कल यार कोई ऑटो वाला मिला था। क्या आदमी था रे? आदमी मतलब? वही हर बात में समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। संतोष सिकरे, जानता है उसको? 1 नंबर का टोपी बाज आदमी। लगता है अमरावती में वापस आ गया। लौट आया मतलब? हाँ साहब, 2 साल पहले। अरे भाई लोग, नहीं हुआ यार तुम लोग ऐसा ही अक्का जिंदगी इधर ही रगड़ता रहेंगे क्या? तो तू क्या मर्सिडीज खरीदने वाला है क्या? बात करता है। देखता जा बाबा, देखता जा। 6 महीने साल भर के अंदर ना तू अपने को पहचान नहीं पाएगा। समझा कि नहीं समझा? अब उस आदमी का कुछ समझ में नहीं आता था। किधर से आता था, किधर से जाता था। 2 नंबरी आदमी था साहब वो। एक दिन अरे सुन तो सही। अरे किधर भाग रहा रे बाबा? हाफ काई को रहे तू इतना? बहुत गड़बड़ हो गई। गड़बड़? अपनी जान ले लेंगे। अरे पर हुआ क्या रे बाबा? बोलेगा तो सही। मैं बाद में मिलता हूँ। क्या हुआ बोलना। फिर उसका क्या हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ा साहब। एक काम करो, अपने सभी खबरियों से कांटेक्ट करो, कोई ना कोई खबर तो जरूर निकलेगी। ओके सर। ऑटो चालक, गरुड़ का निशान और सर्जिकल ब्लेड्स। तहकीकात और तथ्यों के जुड़ने से जो शक्ल सामने आई थी वो थी संतोष शिकरे की। संतोष अविनाश से मिलता था, उसे चॉकलेट देता था। तो क्या उसी ने मासूम अविनाश की हत्या की थी? कानून में सबूत के अलावा गवाह की भी अहम भूमिका होती है। संतोष हत्यारा है, ये महज अभी एक अटकल थी, एक अनुमान था, और इस अनुमान को जरूरत थी एक गवाह की। लेकिन कोई तो होगा जिसने देखा होगा इस जघन्य अपराध को होते। चीखेगा मैं और चीखेगा। अरे मेरे बाप, चुप करना। क्या बके जा रहा है? बकेगा मैं और बकेगा। साला किसी के बाप से नहीं डरता मैं। हेलो, ये जो कुछ हुआ ना उसे भूलने का, इस बात को भूलने का। ऐसे कैसे भूलेगा? पकड़ो साले को। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया साले? मैं कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया? नहीं साहब, बोलता हूँ साहब, सब बोलता हूँ। ये सब संतोष ने किया साहब। कौन संतोष? वो भी रिक्शा ड्राइवर है साहब। 2 साल पहले इधर ही रिक्शा चलाता था साहब। क्या है ये रे? शक्ति है, पाताल शक्ति, तंत्र साधना। मैं बाबा बन गया हूं। अभी तुम लोग को कोई भी दिक्कत हो तो मैं सेट करेगा। समझा कि नहीं समझा? मेरे बेटे को भी नौकरी नहीं है, घर पर ही बैठा है, उसके लिए कुछ करना। 10,000 रुपए लगेगा। 10,000 देगा। फिर मेरे गुरुदेव ने एक ऐसा मंत्र मारा, सीधा बाटली के अंदर। अरे मेरा काम हो गया, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई मुंबई में। आप सब लोग मिठाई खाओ, आप भी मिठाई खाओ, आप भी लीजिए और आप भी मिठाई खाओ। मैं बोला था ना कि मैं सब कर सकता है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया रे बाबा, समझ गया। उसके पास बहुत लोग आने लगे साहब। भाई मेरी माँ 2 हफ्ते से बीमार है, बहुत बीमार है, तू कुछ करना। आई आई आई
यार क्या किया तूने आई को? मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? मैं कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया। छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, छोड़ भाई। रुक साले। सब उसके बाद संतोष शहर से फरार हो गया साहब। किधर गया कुछ मालूम नहीं। अब उसके बाद 2 साल के बाद लौटा तो क्या रे बाबू, किधर था इतने साल? साधना, तपस्या। मेरे को एक महागुरु मिला है। पिशाच 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 बोले तो भूत। एक वेताल को वश में भी किया है मैं, पर एक दिक्कत है। वो क्या भाऊ? महागुरु बोला मेरे को बलि देने को। तो इधर बकरा मिलता ना, लेके आओ क्या? बकरा वकरा नहीं चलता इसमें। फिर इसमें 8 साल का मुर्गा चाहिए, सुंदर, बोले तो बच्चा। इंसानों का बच्चा? अब इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। उसका बलि देंगे तो मेरे को गड़ा हुआ धन दिखेगा, खजाना मिलेगा। खजाना? अरे भाऊ, अपने को शामिल करना है इसके धन में। भाऊ करना, भाऊ भाऊ प्लीज भाऊ शामिल करना है यार। हाँ तो ठीक है ना, 8 साल के बच्चे का इंतजाम करो, वो भी सुंदर। समझा कि नहीं समझा? साहब उसके बाद हम तीनों बच्चे ढूंढने में लग गए। इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया था कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन था और किसकी शैतानी सोच का नतीजा था ये। हालांकि इस अपराध में प्रभु और रवि बराबर के भागीदार थे, लेकिन इस कुकर्म का सरगना था संतोष शिकरे। संतोष अब भी लापता था। अब तक वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन अब बारी पुलिस की थी। अरे तू आ तो सही, चल। अरे भूलेगा तो? अरे दिखाता हूँ, चलना। अरे क्या है? ये देख। अरे ये तो वही जगह है ना जिधर हम लोगों ने लाश डाला था। अरे वही तो, यहीं पे खजाना है। इधर ही? हाँ। अरे मेरे को सपना आया था, मैंने सपने में आके यहाँ पे खोदा तो मुझे 100 रुपया मिली। देखा देखा, मैं बोला था ना, बलि और उसके बाद तंत्र। अपने को खजाना दिखेगा, दिखाना खजाना। अब इधर ना। हाँ, इधर ही। ये समझा क्या मेरे को? हाँ? अबे मजाक कर रहा है मेरे साथ? मजाक तो बेटा थाने चलकर होगा। चल। क्या रे, कहाँ है तेरा महागुरु? साहब मेरा कोई महागुरु नहीं है। एक बार मैंने देखा। भाऊ ये रात भर क्या करते रहते हैं? अबे तुझे नहीं पता क्या, ये लोग रात भर तपस्या करते हैं। बहुत शक्ति होती है इन लोगों में। ये मरे हुए इंसान का मांस खाते हैं, तभी ना शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये सच है क्या? हाँ! हम कहते हैं भाग यहां से, भाग। हम अघोरी हैं, पैसे के लिए ये सब नहीं करते। दुनिया से विरक्त हम यहाँ सत्य की खोज में आए हैं। बाबा 2-4 ट्रिक मुझे भी सिखा दो ना, अपन जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेगा, आपके चरणों में रहेगा बाबा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद शुरू करेगा। शायद मैं 4थी पास है, सिर्फ 4थी पास। मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। ये तो पैसा मिला, उसके बाद खूब पैसा मिलने लगा, पर 1-2 पार्टी बिगड़ गया। एक ही वो मां मर गई थी ना, तो मेरे को भागना पड़ा अमरावती छोड़ के। और फिर लौटते ही तूने उस बच्चे की बलि दे दी। सब किसी ने बताया था कि अघोरी के पास बहुत शक्ति होती है, वो लोग लाश खाते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी लाश खाएगा तो मेरे पास भी शक्ति आ जाएगी। समझा कि नहीं समझा? हर तरह से, हर तरीके से, हर हाल में पैसा कमाना ये नई सोच का नया पैमाना बन गया है। इंसान की जान, इज्जत और आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं रह गई। इसीलिए तो मासूम अविनाश मारा गया। संतोष और उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सजा सिर्फ गुनहगारों को ही नहीं, बल्कि बिना किसी गुनाह के अविनाश और उसके माता पिता को भी मिल गई। बच्चे परिवार की आत्मा हैं, समाज की आधारशिला हैं, सच्चाई और मासूमियत का कल्पवृक्ष हैं। बच्चे वक्त की धरोहर हैं।
इनकी निगरानी करें। सतर्क रहें कि कहीं कोई संतोष, रवि और प्रभु इन्हें वक्त के अंधेरों में ना घेर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। चलो विद्या की माँ, जल्दी करो। आई, तेरे लिए इस बार बैंगलोर सिल्क पक्का। रहने दे। अगर आई तू फिर शुरू हो गई। महीने में 4 बार जाती है मैं टूर पे, तू हर बार। अरे इसकी तो आदत है, आंखों में लीकेज है इसके। तू आजा। बाय रूपा। बाय बाय। मौत जिंदगी का एक अनिवार्य सत्य है, लेकिन अननेचुरल डेथ, अकाल मृत्यु जिंदगी के मकसद को ही झुठला देती है। परिवार और समाज को दुख, दर्द और खौफ की ऐसी खाई में ले जाती है जहां से निकलने में उन्हें कई बार बरसों लग जाते हैं। मुंबई में बसे मीरा रोड में जुलाई 2014 से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा जहां जिंदगी ताश के पत्तों का घर बनकर रह गई और कौड़ियों कौड़ियों बिखर गई। पवन, पवन मेरी बात सुन। आज वापस लड़के आए ना, तेरी बात का जवाब दे। कितनी चोट कैसे लगी? तू जवाब देगा कि नहीं मेरी बात का? पवन, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे करम चले, मुझे जीने देगा कि नहीं चैन से? कभी मारपीट, कभी पत्तेबाजी, इसके अलावा कुछ आता है कि नहीं? मैं अकेली औरत 4 घर में झाड़ू कटका करके 2 पैसे कमाती है। और तू नालायक। दुख रहा है। वो मैंने कुछ नहीं किया। मेवा ने मेरे साथ गोची किया और मेवा ने मुझे थप्पड़ भी मारा। तू ना अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? मैं सब जानती है कि तू क्या करता है। देवा, मुझे थोड़े पैसे दिए होते तो मैं तुझे अच्छे स्कूल में डालती और इस मवाली बस्ती से कहीं दूर लेकर जाती। दुख रहा है माँ, माँ दुख रहा है। माँ तू फिक्र मत कर, मैं बड़ा होके बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। हमारे पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बहुत सारे पैसे होंगे। तू फिक्र मत कर। एक तो अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? दुख रहा है। ले पैसे दे मेरे से। मैं बोला तुमको देता हूँ करके पैसे दूंगा। चले जब मिलता है बोला अभी दूंगा अभी दूंगा। कब देगा बे तू? दो दिन का टाइम देना मेरे को, मैं देता हूँ पैसे। अबे टाइम ही तो नहीं अपने पास, समझा? अब देख तेरा टाइम खत्म हो गया क्या? समझा? ले डाले। निकलते यार, कोई देख लेगा। चल अबे पवन देख, पवन ने देख लिया यार। पकड़ उसको, पकड़ उसको। यार रुक। क्या रे, कौन है? हाय पवन, अरे क्या हुआ? हाँ, कैसा आवाज क्यों है? क्या हुआ? अरे वो लोग मुझे मार देंगे। कौन मार देगा? पवन हुआ क्या? बताएगा कौन मार देगा? क्या करने आए तू? अरे मैंने कुछ नहीं किया। तेरी कैसे माई? उन लोग ने एक आदमी का खून भी कर दिया। सच में आई, वो लोग मुझे भी मार देंगे। अरे कौन किसको मार देगा? मेवा और उसके दोस्त मुझे मार देंगे। कुत्ते के पिल्ले बाहर निकल। खोल रे, खोल। बाहर निकल कुत्ते का पिल्ले। तू जा। कौन है? पिल्ला किधर है तेरा? वो इधर। अरे हाथ। कोई नहीं है। बोल किधर है तेरा पिल्ला? कोई नहीं है, मैं बोल रही हूँ। नहीं बोलेगी, मैं खुद देखता हूँ। मैं बोल रही है ना, वो नहीं आया घर पे। आई शपथ नहीं आया। चुप रहे, मेरे को देखने दे। कहाँ है तेरा पिल्ला? किधर है तेरा पिल्ला? खून सवार है मेरे सर पे। मैं बोल रही है ना, कोई नहीं है। आएगा तो बोल उसको। जो देखा, जो सुना, अगर किसी को बोला ना, किल्ली निकाल लूंगा मैं उसकी और तेरे हाथ में उसका कटा हुआ सर रखूंगा मैं। क्या समझी? किसी को कुछ नहीं बोलेगी, न वो बोलेगा। समझा? उसको कुछ नहीं बोलना। ए चिकने, समझा इसको? समझ जा जो भाई ने बोला है। आई वो लोग मुझे
साहब, मुझे पता है सब किसने किया। किसने? मेवा और उसके दोस्त लोगों ने किया है। नहीं, उसे छोड़ दो साहब, उसने कुछ नहीं किया है साहब, वो गलत लोगों के संगत में है साहब। जो कुछ कहना थाने में आके बोलना। कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने साहब। तुमने खबर दी ना पुलिस को? अरे साहब कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं किया, गलत लोगों के साथ किधर चला गया? पवन, पवन, भाव पवन को देखा क्या? पवन, ए टिंको, पवन को देखा क्या रे? मेरे को नहीं पता। पवन, भाव पवन को देखा क्या भाव? पवन को देखा कि मैं सुबह से ड्यूटी कहीं नहीं मिल रहा है भाऊ। पवन का कोई पंगा उंगा तो नहीं हुआ था? जो देखा, जो सुना, अगर किसी को बोला ना, दिल्ली निकाल लूंगा मैं उसकी, और तेरे हाथ में उसका कटा हुआ सर रखूंगा मैं। एक काम कर, मैं तो कहती जाके पुलिस में खबर कर दे। तो तुम्हारे बेटे ने मेवा और उसके साथियों को चाकू चलाते हुए देखा था? हो साहब, फिर? साहब मेवा घर पे आके धमकी दिया कि अगर पवन ने किसी को भी कुछ भी कहा तो उसकी तीली निकालेगा, उसकी मुट्ठी काट कर मेरे। पर साहब पवन ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया साहब। ये मेवा और उसके साथी तो लॉकअप में बंद है। उनमें से कोई नहीं कर सकता। हो सकता है काम उसके किसी जोड़ीदार ने किया हो। हम पूछताछ करते हैं। बच्चे की कोई तस्वीर, कोई फोटो वगैरह? फोटो तो नहीं है, पर बहुत छोटा है साहब, इतना बड़ा साहब, हल्के गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी थी। बहुत बोलता है साहब, पर बहुत भोला है, एकदम ही बेवकूफ है साहब। वो एक बार मुझे मिल जाएगा ना साहब, उसे किधर नहीं जाने देगी साहब, मैं किधर नहीं जाने देगी। उनसे बच्चे की डिटेल्स लेके आसपास के सभी थानों में पहुंचा था। ओके सर। साहब मेरा बेटा मिल जाएगा ना साहब? मिल जाएगा, हम कोशिश करेंगे। मीरा रोड इलाके से पवन भली भांति परिचित था। अपने आप में वो एक तेज चतुर बच्चा था, और ऐसे में उसका इस तरह से अचानक लापता हो जाना किसी भयानक अनहोनी की तरफ ही इशारा कर रहा था। हमारे देश में लापता बच्चे आमतौर पर यौन शोषण, गुलामी और भीख का शिकार हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा हश्र होता है कि इंसानी रूह कांप जाए। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत जहर खाने से हुई है। और जहर उस केक में था जिसे बच्चे ने हाथ में पकड़ा हुआ था। हाँ सर। ये सड़क मीरा रोड इंडस्ट्रियल एरिया से होकर गुजरती, जिसके किनारे उस बच्चे की लाश मिली। देशमुख, जरा ध्यान से देखो, इस सड़क के किनारे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से कई फैक्ट्रीज में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हाँ सर। बच्चा सड़क पर दूर से चलता हुआ आया। ये देखो, ये एक सीधी सड़क है, तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर लंबी। हो सकता है इनमें से किसी फैक्ट्रीज में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास में उस बच्चे की कोई तस्वीर कैद हुई है। मैं भी पता करता हूँ सर। सर, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। बच्चा मीरा रोड इंडस्ट्रियल एरिया वाले ही रोड पे किसी एक पॉइंट से चला था, और सर उसी रोड पे करीब 2 किलोमीटर पहले एक फैक्ट्री है, और ये फुटेज उसी फैक्ट्री के बाहर लगे कैमरे की है। ये तो वही बच्चा है। हाँ सर, ये फुटेज लाश मिलने के करीब 40 मिनट पहले की है। और सर ये देखिए, ये टैक्सी का नंबर भी साफ दिख रहा है। गुड वर्क देशमुख। इस औरत की तस्वीर आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट करवाओ, और इस टैक्सी को ढूंढो। इसका नंबर MS04 BSK 8335। ये नंबर काफी क्लियर है। सर, टैक्सी के नंबर को लेकर हमारी 2 टीमें ऑलरेडी निकली हुई हैं। बाकी इस औरत को तो मैं खोज निकालूंगा।
अरे पिछड़िए पिछड़िए। ये तो वही लड़की जिसे हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। हाँ सर। इसे भी शायद गला दबा के मारा गया है। इसके पास कोई सामान वगैरह मिला, पर्स या बैग? नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। बच्चे की लाश फैक्ट्री से 4 किलोमीटर आगे और लड़की की लाश यहाँ। बच्चे को जहर देके मारा गया और लड़की को शायद गला दबा के। सर कुछ उलझा हुआ सा मामला लगता है। बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। साहब मेरे बच्चे की कोई खबर साहब? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी तलाश जारी है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। वो मिलेगा आपको साहब। मेरा दिल कहता है मेरा पवन आपको मिलेगा। बस मुझसे थोड़ा नाराज हो गया साहब। मैं उसको मारती थी, डांटती थी, गालियां देती थी ना, इसीलिए बस नाराज होकर कहीं भाग गया साहब। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती है साहब। इस दुनिया में उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है साहब, कोई नहीं है। अभी आप घर जाओ, जैसे कोई खबर लगती है हम आपको बता देंगे। सर उस टैक्सी का नंबर जाली था। मैंने आरटीओ के सारे रिकॉर्ड चेक करवाए हैं, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। सभी लोकल टैक्सी स्टैंड पर जाकर पर्सनली चेक करो और सभी टैक्सी ड्राइवर को बच्चे और लड़की की तस्वीर दिखाओ। हो सकता है इनमें से किसी ने उन्हें टैक्सी पे जाते हुए देखा। ओके सर। और हाँ, आसपास के सभी थानों में जाकर पता करो कि पिछले 10 दिनों में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई किसी बच्चे या फिर सर किसी लड़की की। राइट सर। आपके थाने में इस बच्चे को लेकर कोई कंप्लेन आई है क्या? नहीं। सर उस लड़की के साथ पहले बलात्कार हुआ, बाद में बड़ी बेरहमी के साथ गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। और सर हमें बच्चे के बारे में एक जानकारी भी मिली है। बच्चा वसई रोड के एक फुटपाथ पे रहता था। और उसके कपड़े तो सर उसने अच्छे पहन रखे थे, लेकिन वो कचरे उठाने का काम करता था। बड़ी अजीब पहेली है देशमुख। एक लड़की और एक बच्चा जिसे जहर देकर मारा गया है, और फिर उस लड़की की लाश जिसे गला घोटकर मारा गया है। एक पैटर्न सा बनता जा रहा है, लेकिन कुछ अधूरा, कुछ कड़ियां मिसिंग है इसमें। हेलो, क्या हुआ सर? नायगांव पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साठे का फोन था। बता रहा था कि काशी नायगांव के पास एक लड़की की लाश मिली है। बॉडी में पहचान के लिए कोई भी चीज नहीं मिली है। के साथ जबरदस्ती भी की गई है। सर अपने पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग पति पत्नी आए हैं, उनकी बेटी खो गई है। जादव को बोलो उनको मॉर्ग लेके जाए। ओके सर। ये क्या हो रहा था मुंबई शहर में? एक के बाद एक पुलिस को एक लड़की जिसका बलात्कार किया जाता और कुछ ही दूरी पर एक बच्चे की लाश मिल रही थी। ये एक पैटर्न बन गया था, लेकिन कौन कर रहा था ये सब और क्यों? अपनी मृदुल नहीं है ये, काय को रोती है? हाँ? अपनी बेटी को कुछ नहीं हुआ। हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मेरी बेटी साहब। वो ऑफिस कैसे जाती थी? अपार्टमेंट के गेट से ऑटो लेती थी। चौकीदार ने भी उसे देखा। साहब वो रोज सुबह गेट से ऑटो पकड़ती थी, लेकिन उस दिन टैक्सी से गई। ये बात मैंने उसके माँ बाप को ही बताई। टैक्सी से? हाँ साहब, उस दिन गेट पे एक बच्चा। रो क्यों रहे हो आप? कहाँ रहते हो आप? पूनम नगर। ड्राइवर से क्या बात हुई इस लड़की की? साहब वो लोग बहुत दूर खड़े थे तो सुन नहीं पाया। गाड़ी का नंबर याद है? जाओ। टैक्सी, बच्चा और लड़की।
पिछले केस में भी ये हुआ था ना? हाँ सर, लेकिन वहाँ तो बच्चे की भी। सर सृष्टि कॉम्प्लेक्स के पास एक लाश मिली है, कोई बच्चा है करीब 7-8 साल का। अभी जो चौकीदार गया उसको गाड़ी में बैठाओ। यस सर। चलो। साहब ये तो वही बच्चा है जो कल मृदुल मैडम के साथ टैक्सी में बैठा था। ये मेरा बेटा नहीं है साहब। मैंने आपको कहा था ना, मेरा बेटा जिंदा है साहब। ऐसे रोज रोज लाश दिखाकर मुझे मत मारो साहब। ऐसे मासूम बच्चों की लाश देखकर मैं मर जाऊंगी साहब, मैं मर जाऊंगी। किरण के बेटे पवन का कुछ पता नहीं चल रहा था। कहीं वो भी इस सुनियोजित खौफनाक सिलसिले का शिकार तो नहीं हो गया था। फिलहाल पुलिस इस उलझी हुई गुत्थी से एक स्पष्ट सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। देशमुख इस शहर में लगातार एक ही जैसी वारदात हो रही है। हर बार एक ही पैटर्न, एक जवान लड़की, एक बच्चा और टैक्सी। पहले लड़की का रेप किया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और बच्चे को कुछ खिलाकर बाद में मार दिया जाता है। लगता है कोई बड़ी तैयारी के साथ ये सब कर रहा है। इस अपराधी का मकसद हवस हो सकता है या फिर शायद कुछ और ही। फिलहाल तो हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? सिर्फ एक ही तरीका है। और हीरो ने क्या डायलॉग मारा पता है? जास्ती बोलने का नहीं तो इधर ही 3 का 13 कर देगा मैं। मस्त ना? हीरो आई 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 आई। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं घूम गया हूँ। तुम्हारी आई कहाँ है? अच्छा, तुम्हें तुम्हारा घर तो पता होगा ना? हाँ, मंदिर के पास। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगी। हाँ चलो। क्या नाम है तुम्हारा? दीपू। ये बताओ तुम गुम कैसे हो गए? अरे मैडम, आजकल के माँ बाप ना अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। वैसे आजकल टैक्सी में ट्रैवल करना कितना रिस्की हो गया है ना? वो कैसे मैडम? हाँ, अभी मुंबई पुलिस का मैसेज आया है सबको कि सचेत रहें। अगर रास्ते में कोई लापता बच्चा मिले तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। और लिखा है कि ऑटो या टैक्सी में ना बैठे। अरे बेटा, यही मंदिर है ना? देख जरा। हाँ हाँ हाँ, वही मेरा घर है। रुको रुको। अरे बेटा सुन। चलो मैडम, आपको छोड़ देता हूँ। हेलो। हाँ मम्मी, मैं टैक्सी में ही हूँ। हाँ हाँ, मैं घर पहुँच ही रही हूँ। 10 मिनट में मैं पहुँच ही जाऊँगी। ठीक है? हाँ। क्या हुआ? मैडम वो है ना, गैस खत्म हो गया। एक काम करो ना, आप दूसरी टैक्सी पकड़ो ना। काश के इस लड़की ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी होती। काश के पुलिस इस खबर के आधार पर उस दरिंदे को पकड़ पाती। आमतौर पर लोग पुलिस को जरूरी इंफॉर्मेशन समय रहते नहीं देते, अपने सामाजिक और इंसानी कर्तव्य का पालन नहीं करते। 2 हफ्तों तक मुंबई शांत रहा। या तो अपराधी शहर से निकल गया था या फिर पुलिस को इतना सतर्क देखकर खामोश हो गया था। सर बदबू तो बहुत दिनों से आ रही थी, मुझे लगा कोई जानवर मरा हो। लेकिन सर मैं ऊपर जब जाके देखा तो लाश काफी सड़ चुकी है।
हाँ सर, इधर कोई आता जाता नहीं है तो किसी ने लाश देखी नहीं होगी। लगता है इसको भी गला घोट के मारा गया है। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर लड़की की हत्या करीब 1 महीने पहले हो चुकी है, गला घोट के, और उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ है। और सर पिछले 2 वारदातों की डीएनए रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। डीएनए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तीनों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इन तीनों लड़कियों के साथ रेप किसी एक ही आदमी ने किया है। रिपोर्ट में और कुछ? हाँ सर, अभी जो बॉडी मिली है फॉरेंसिक वालों ने बताया कि उसके हाथ में एक नंबर भी लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर, किसी उत्तम चंद का है। सर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने क्या किया है? घोड़बंदर के सुनसान खंडर में एक लड़की की लाश मिली है और लाश की हथेली पे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिला है। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मेरा तो प्रिंटिंग प्रेस है, दर्जनों कस्टमर है, हमेशा किसी न किसी का फोन आते रहता है। फोन में चेहरा थोड़ी दिखता है सर। ज्यादा होशियार मत बन, अभी अपने तरीके से पूछूंगा ना सब साफ साफ दिखने लगेगा। देशमुख एक काम करो, इसको लेकर इसके सभी क्लाइंट्स के पास जाओ और पता करो कि महीने भर से कोई लड़की लापता हुई है क्या। ओके सर। सर उत्तम चंद के क्लाइंट्स में से किसी को कुछ नहीं मालूम उस लड़की के बारे में। हेलो, हाँ ठीक है। क्या हुआ सर? लड़की के ऑफिस का पता चल गया। सर विद्या पाठक हमारी कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी और उस दिन वो बेंगलोर के लिए निकली थी सर। बेंगलोर क्यों? बेंगलोर में हमारी कंपनी का एक ब्रांच है, लेकिन उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं और हमने वसई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। विद्या के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? सर वो विरार से आती थी। उसके हाथ पे ये नंबर मिला था। सर विद्या की एक आदत थी, वो कुछ भी किसी से भी बात करती थी तो नंबर अपने हाथ पे लिख लेती थी। और सर What happened? आप कौन? सर ये हमारे जीएम है मिस्टर विकास पटेल सर। सर पुलिस को विद्या की लाश मिली। What? My God! अभी 6 महीने पहले तो उसने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया था। ये सब कैसे हुआ? पुलिस जांच कर रही है। एनीवे मुझे निकलना होगा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोरीवली में। एंड अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत हो, आप ये मेरा कार्ड रखिए, प्लीज कॉल मी एनी टाइम। आई एम रियली सॉरी, आई विल हैव टू रश। ओके? क्या आप बता सकते हैं विद्या के पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? जी। हमें जब भी बच्चे की लाश मिली है उसके बाद हर बार एक लड़की की लाश मिली है, लेकिन इस बार लाश मिलने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सर अभी तक हमें पवन के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हमें जल्दी इस पवन के बारे में पता करना होगा, कहीं वो भी इस घटनाक्रम का शिकार तो नहीं होगी। सब 1 महीने से ढूंढ रहे थे, 1 महीने से। आखिरी बार आप लोग उससे कब मिले थे? उसी रोज जब वो बैंगलोर जा रही थी। उसके साथ उसका मंगेतर भी था साहब। कौन मंगेतर? अनुपम पाटिल साहब। बहुत अच्छा लड़का है साहब, इंश्योरेंस एजेंट है। 1 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी साहब। दोनों बहुत खुश थे, दिसंबर में शादी तय हुई थी साहब। बाय अनुपम। बाय। बाय। आपको पक्का यकीन है कि वो ऑटो से ही गई थी, टैक्सी तो नहीं थी ना? अरे नहीं साहब, मैं ऑटो लेके आया था। ये अनुपम पाटिल कहाँ रहता है? सर महीने भर से ढूंढ रहा हूँ उसको, कहाँ नहीं ढूंढा। यहाँ लोकल थाने के चक्कर काट के पागल हो गया। वसई विरार मीरा रोड मुंबई सेंट्रल तक गया। कब से जानते हो उसको? सर हम लोग एक साथ कॉलेज में थे, 5 साल हो गए। विद्या से किसी की कोई रंजिश, कोई झगड़ा? नहीं सर, उसका किसी के साथ झगड़ा हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऊंची आवाज में भी बात करे ना तो भी डर जाती। कोई उसको बुरा भी बोल दे तो भी कुछ नहीं बोलते। मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया सर? ताकि आप वो बातें बता सके जो उधर ऑफिस में बोल नहीं पा रही थी। एक्चुअली विद्या और बॉस के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। कैसी प्रॉब्लम? विद्या जिस दिन बेंगलोर के लिए निकल रही थी उस दिन बॉस उसे अपने कैबिन में बहुत डांट रहे थे। बॉस के साथ उसका रिलेशन? विद्या मार्केटिंग में थी और हमारी कंपनी का सारा काम मार्केटिंग से ही होता है, तो बॉस के साथ उसका उठना बैठना लगा रहता था। ये विकास के साथ भी? वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सिक्रेटिव है। बाकी वो अपने बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब बताएगा। देखिए मुझे जो मालूम था मैंने आपको बता दिया है। वो महज एक एम्प्लॉय थी एंड आई एम रियली सैड कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। फिर तो हमें आपको थाने में 1-2 दिन और रखना पड़ेगा। किस जुर्म में? अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें आपकी रिमांड लेनी पड़ेगी। देखिए मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। और आप ये कैसे कह सकते हैं? 20 साल हो गए मुझे इस नौकरी में, कुछ नजरें पड़ना हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी आप बताएंगे
या कोर्ट से ऑर्डर मंगवाऊं? देखिए अब वो मैं और विद्या हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। क्या? हम एक दूसरे से प्यार करते थे। उसकी शादी तय हो चुकी थी और हम उसके मंगेतर से मिलके आए हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि उसका मंगेतर था, लेकिन वो उस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो एक साधारण सा इंश्योरेंस एजेंट था और वो काफी एम्बिशियस थी। वो जिंदगी में आगे जाना चाहती थी, स्मार्ट थी और मुझे अच्छी लगी। उसका इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। देखिए हम दोनों शादी करने वाले थे जिस दिन वो बेंगलोर जा रही थी। मुझे कुछ और टाइम चाहिए, मम्मी पापा को भी बताना। और फिर पिछले 3 महीने से तुम मुझसे टाइम मांग रही हो। इनफ इज इनफ यार। विद्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कितने दिन तुमसे दूर। सर आप ही बताइए, जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था, जिससे मैं शादी करने वाला था, मैं उसे क्यों मारूंगा? क्यों? देखिए आप अभी जा सकते हैं, लेकिन बिना हमारी परमिशन के आप मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। इस आदमी का बैकग्राउंड चेक करवाओ, मुझे इस आदमी पर शक है। कोई खबर नहीं तेरे बेटे की, मिलते ही खबर भिजवा देंगे। अब तुम जाओ। सर इस आदमी की बेसिक डिटेल्स मिल चुकी हैं। ये आदमी शादीशुदा है। इतना परेशान क्यों तू? घर पे बीवी से झगड़ा करके आया क्या? बीवी को बुलवाऊं या फिर? देखिए हमारा डाइवोर्स होने वाला है। मेरे लॉयर से बात हो चुकी है। अपने अफेयर के बारे में तो अभी तक बीवी को बताया नहीं, फिर डाइवोर्स कैसे लेगा तू? बताया था। आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है? ये विद्या मुझे 3 महीने से शादी की डेट के लिए टाल रही थी, जिसकी खातिर मैं अपनी 7 साल पुरानी शादी को छोड़ रहा था। लेकिन बेंगलोर जाने से पहले मुझे उसने बोला था, मुझे बस बैंगलोर से लौटने दो, फिर पक्का शादी कर लेंगे। मैंने अनुपम को भी बता दिया। बस तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ प्लीज। विकास के आंसू सच्चे हैं या झूठे, विकास की बातें मनगढ़ंत हैं या हकीकत का बयां, ये पुलिस की जांच पड़ताल उजागर कर देगी। लेकिन इतना तय था कि विद्या की मौत का मकसद इंसानी रिश्तों के दरमियान ही था। प्यार जैसी खूबसूरत भावना मौत की बदसूरत शक्ल अख्तियार कर सकती है। इसकी मिसालें अपराध के इतिहास में भरी हुई हैं। अगर पुलिस का शक विकास पर है तो सवाल यह उठता है कि रिश्तों का वो कौन सा दंश था जिसने विकास को विद्या की हत्या के लिए उकसाया, या फिर सच कहीं और कुछ और ही है। सर विकास पटेल, ये आदमी ठीक तो नहीं है, लेकिन ये कांड इसने नहीं किया। ये देखो डीएनए रिपोर्ट। तुमने विकास पटेल की एक बात पे गौर किया? कौन सी बात सर? उसने हमें बताया था कि विद्या ने बैंगलोर जाते समय उससे कहा था कि लौटती ही वो उससे शादी करेगी। मुझे बस बैंगलोर से लौटने दो, फिर पक्का शादी कर लेंगे। और उसने ये बात किसी और से भी कह दी थी। हाँ सर, वैसे भी विद्या के बैंगलोर से लौटने के बाद विकास से शादी करना, अगर किसी को सबसे ज्यादा अखरता तो वो यही शख्स है। और सर वैसे भी अमीर विकास के सामने इसकी हैसियत ही क्या है? चलो चलकर इससे पूछताछ करते हैं। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। विद्या और उसका बॉस, नहीं सर ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्या ने मुझे नहीं बताई। लेकिन विकास का तो कहना है कि इस रिश्ते को लेकर विद्या की तुमसे बात हुई थी। सर ये विकास, ये जो कोई भी है ना, ये झूठ बोल रहा है। मेरी विद्या मुझे धोखा नहीं दे सकती। साहब मैं तो पहले इसको बोला था, ये लड़की तेज है, तेरे हाथ से निकल जाएगी। ये ठहरा साहब मामूली इंश्योरेंस एजेंट, 15,000 रुपए से ज्यादा कमाता नहीं है। दीवाना हुआ पड़ा था उस लड़की के पीछे। सुन ले, बॉस के साथ चक्कर चल रहा था उसका। तू चुप कर जा राकेश, सब झूठ है। तू जा यहाँ से। मैंने इसको समझाया था। इस अनुपम से तो कुछ पता नहीं चला। एक काम करो, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और अपना एक आदमी सिविल में खड़ा रखो। ओके सर। सर ये तो टैक्सी ड्राइवर है। पकड़ के लाओ इसे। ओके सर। मुझे क्यों पकड़ा? मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया, क्यों पकड़ रहा मुझे? सच बताया अहमद? सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। मैं विद्या को जानता तक नहीं हूँ सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है सर उससे। तो उधर चौल में इतना बड़बड़ क्यों कर रहा था? साहब मैं अनुपम को भाई मानता हूँ, बस इसीलिए मैंने बोला। ये लड़का अनुपम सर उस लड़की के पीछे बिल्कुल दीवाना था, लेकिन वो लड़की बहुत तेज थी, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती थी साहब। ये कई बार तो मेरी टैक्सी लेके गया साहब उसको घुमाने के लिए।
हाँ हेलो, क्या? कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दो और उसको पकड़ो। सर अनुपम के चौल से अपना ही आदमी था। अनुपम अभी अभी वहां से निकल रहा है और सर उसके हाथ में कुछ बैग वगैरह भी था। ले चलिए। विद्या के बैंगलोर जाने के कुछ रोज पहले मैंने पता कर लिया था क्या चल रहा है उसके और उस कमीने विकास के बीच। कैसे? फोन नहीं उठा रही थी मेरा। एक दिन शाम को वो और विकास गाड़ी से उतरकर सड़क के किनारे खड़े थे। जब मैंने देखा तो मेरा खून खौल गया। मैंने विद्या से सीधे सवाल कर लिया, क्या चल रहा है? कौन था वो? अनु, मैं तुझे बताने ही वाली थी। क्या? कि अपना ये एंगेजमेंट, शादी नहीं हो सकता, पहले की तरह फ्रेंडशिप। दिमाग तो ठीक है? हाथ छोड़ मेरा। मैं लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, बहुत पैसे कमाने हैं मुझे। मैं तेरी छोटी सी खोली में अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। फिर क्यों किया एंगेजमेंट? देख, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और तेरे को भी नहीं, याद रख। फिर एक रोज विद्या बैंगलोर के दौरे पर निकल रही थी। सॉरी बोलने आया हूं तेरे को। मेरे को तेरी सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। देख, मेरे को तेरा प्रपोजल मंजूर है, हम दोस्त रहेंगे, तू जा उसके साथ। चलती हुआ ध्यान रखना अपना। विद्या वहां से विदा हो गई। मुझे मालूम था विद्या रेलवे स्टेशन ऑफिस होके ही जाएगी। बाय। मैंने राकेश से उसकी टैक्सी ले ली और विद्या ऑफिस से छूटने के 5 मिनट पहले ही उसके ऑफिस के गेट के सामने खड़ी कर दी। टैक्सी मुंबई। विद्या बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम क्यों आया? तुम बैंगलोर जाने से पहले एक आखिरी बार तुम्हें स्टेशन छोड़ना चाहता हूँ। चलो। टैक्सी रेलवे स्टेशन के रास्ते चल पड़ी। फिर कुछ दूर जाके मैंने रास्ता बदल लिया। अनुपम, तुम कहाँ लेकर आए हो? गाड़ी रोको अनुपम, गाड़ी रोको। सारा शरीर नफरत से जल रहा था मेरा। विद्या को अंदेशा हो गया। ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे स्टेशन जाना है। मैं छोड़ रहा हूँ ना तुम्हें, मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो। गला घोटकर मार डाला मैंने उसको, पर उससे पहले उसकी इज्जत। उसको मारकर भी चैन नहीं मिला मुझे। जब भी लड़की लोग को देखता ना साहब, पागल हो जाता मैं, दिमाग खराब हो जाता मेरा। नफरत सी हो गई थी औरत जात से। फिर मैंने सोच लिया शांति का अब एक ही उपाय है, एक ही तरीका। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। रास्ते के किसी गरीब बच्चे को मैं पैसे देके, एक्टिंग का झांसा देके उसे उठा लेता, उसे अच्छे महंगे कपड़े पहनाकर क्या करना है कैसे करना है समझा देता, और फिर कहीं किसी सड़क पे किसी लड़की के सामने यही लड़का खो जाने की एक्टिंग करता था। मैं सही मौके पर राकेश की टैक्सी लेके सामने पहुंच जाता, मदद करने के बहाने दोनों को टैक्सी में बिठा लेता था, और लड़की का रेप और मर्डर करके बच्चों को जहरीला के। मैंने अखबार में पढ़ लिया पुलिस को कुछ लाशें मिली है, आपका अलर्ट भी देखा। फिर मैं रुक गया, रुक गया। 3 लड़कियां और 2 बच्चे, और भी कोई था तेरा शांति का जरिया? हाँ था ना, एक को तो मैंने भाईंदर की खाड़ी में फेंक दिया, उसे आप ढूंढ नहीं पाएंगे। एक बड़ा पत्थर बांध दिया उसके गले में। और बच्चा? लोहानी टॉस के पीछे वाले जंगल में।
अरे क्या साहब, रोज रोज कहाँ लेकर जाते हो? मैंने कहा ना, मेरा पवन जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। कल रात में मेरे सपने में आया था और मुझे कहा माँ मैं आ रहा हूँ मैं। नफरत एक लाइलाज बीमारी है जो इंसान की संवेदनाओं, उसके जमीर को खोखला कर देती है। अनुपम के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार और हत्या के लिए मीरा रोड सत्र अदालत में केस दायर किया गया है। प्रोसिक्यूशन ने माननीय अदालत से अनुपम को मौत की सजा देने की गुहार लगाई। बच्चों की जिंदगी को अपराध का जरिया बनाया गया। मासूम लड़कियों की इज्जत और जान ली गई। अगर गौर से देखा जाए तो इसकी मुख्य वजह सतर्कता में कमी थी। किसी ने सच कहा है, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, यानी निरंतर सतर्कता आजादी की कीमत है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।